नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। जेन्युइन बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। सत्य बलात्कार नाम मात्र का है, अपवाद है। सामान्य रूप से बलात्कार के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे समाज में सोशल मीडिया, सिनेमा, टीवी इनका महत्वपूर्ण योगदान है लड़के लड़कियों को खुलेपन की संस्कृति में लाने का। वो आजादी से जीना चाहते हैं, किसी बंधन में नहीं रहना चाहते, बंधन मुक्त होना चाहते हैं और इस खुलेपन, नंगे नाच के साथ लिव इन रिलेशन में रहते हैं, अवैध संबंधों में रहते हैं, दोस्ती में रहते हैं। जब उन्हें साथ रहते रहते स्वाभाविक रूप से कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों के व्यवहार में अंतर है, दोनों पक्ष अब साथ साथ जीवन में नहीं रह सकते हैं, दोनों पक्षों में मतभेद हो चुका है, दोनों पक्ष एक दूसरे को जान चुके होते हैं और एक दूसरे से भर चुके होते हैं। स्वभाव है, व्यक्ति कमियों को देखता है, अच्छाइयों को नहीं देखता। इस तरीके से कोई लड़का लड़की काफी समय तक साथ रहने के बाद फिर उनमें अलगाव पैदा होता है और दोनों में नाराजगी के साथ अलग अलग होते हैं। और जब उनका खुलापन, नंगापन ये भारतीय समाज और पारिवारिक मानदंडों के विपरीत होता है, इस खुलेपन में परिवार और समाज के लोग साथ नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनकी भावनाओं के विपरीत होता है। इसके बाद में मान सम्मान, प्रतिष्ठा का प्रश्न पैदा होता है और जो लोगों के दिल में टीस होती है और वो टीस निकालने के लिए दुर्भावनापूर्ण एफआईआर दर्ज होती है। मेरे कहने का आशय ये है, अक्सर करके नौजवान अपनी मर्जी से साथ भागते हैं, अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशन में रहते हैं, अपनी मर्जी से स्वतंत्रता के साथ, स्वच्छंदता के साथ जीते हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एफआईआर कराई जाती हैं। जब एफआईआर की जाती हैं तो उनमें कुछ भाषा यानी शब्द मिला दिए जाते हैं और जो सत्य बात होती है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद कुछ गलत बातों को, कुछ झूठी बातों को मिला करके कहानी बना दी जाती है और वो कहानी इस तरीके से बनाई जाती है कि सत्य प्रतीत होती है, लेकिन उस कहानी में असत्य दिखता है। वर्तमान समय में कानून पुरुषों के खिलाफ है और लड़कियों के पक्ष में है। इसका वो आसानी से फायदा उठाती हैं और हमारे परिवारीजन भी आसानी से फायदा उठा करके लड़के के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। जबकि सत्यता यह है कि लड़के का दोष नहीं होता है। सारा मामला दोनों पक्षों की सहमति, रजामंदी से रहता है। उसके बावजूद भी झूठी एफआईआर करा करके उसे तोड़ दिया जाता है। इस समय आवश्यकता है कि ऐसे मामलों पर गहराई से, गहनता के साथ विचार होना चाहिए। क्या ये मामले जो अदालत में आ रहे हैं, क्या वो सत्य मामले अदालत में हैं अथवा उनको कॉकटल करके न्यायालय में पेश किया जाता है।
दूसरा पहलू, जब कोई भी एफआईआर लिखी जाती है या कोई घटना होती है, तब घटना होने के बाद व्यक्ति वकील, विलेज बैरिस्टर, थाने का मुंशी यानी जो कानून के जानकार हैं उन्हें विशेषज्ञ कहा गया है और उन विशेषज्ञों से सलाह ली जाती है। और वो विशेषज्ञ किसी अपराध की एफआईआर लिखने के समय वो उन सारी चीजों को, एलिमेंट को, आवश्यक तत्वों को वो उसमें पूरा करते हैं और उस मसौदे को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि कानून के सभी प्रावधान, धाराएं उसमें कवर हो जाएं। यहां तक कि जिला न्यायालय स्तर के वकील वो पूछते हैं कि कौन कौन लोग आपके दुश्मन हैं, कौन कौन लोग आपके विरोधी हैं, कौन व्यक्ति कहां रहता है। इस तरह पूछताछ करने के बाद वो इस हिसाब से और हर व्यक्ति का एक्टिव रोल लिखते हैं कि बचना मुश्किल हो जाए, जमानत मिलना मुश्किल हो जाए। एक ही झटके में एफआईआर दर्ज करा ली जाती है और पूरा हिसाब किताब दुश्मनी का बराबर कर लिया जाता है, जबकि वो शिकायतें इस मामले से संबंधित नहीं है जिस मामले में रिपोर्ट की जा रही है। वो कोई शिकायतें दूसरी होती हैं, वो कोई समस्याएं दूसरी होती हैं, दुश्मनी होती है, वो निकाली जाती है और रोल बड़ा बारीकी से लिखा जाता है। मैं कॉमन बात कर रहा हूं, जब एफआईआर लिखी जाती हैं, कोई भी एफआईआर आप स्वयं जानते हैं, देखते हैं और आपने सुना देखा होगा, कोई भी एफआईआर बिना सलाह मशवरा के नहीं लिखी जाती है। हर व्यक्ति ये चाहता है एफआईआर मजबूत हो, और कोई व्यक्ति अगर सामान्य रूप से एफआईआर लिखाना चाहता है और किसी विशेषज्ञ यानी अधिवक्ता के पास पहुंच गया, तब वो एफआईआर ठोस लिखी जाएगी। जब एफआईआर ठोस लिखी जाएगी, कानून की सारी चीजों को उसमें शामिल कर लिया जाएगा, तो बचना मुश्किल हो जाएगा। बड़े बड़े अनुभवी जज, समझदार जज लड़खड़ा जाते हैं कि क्या करें। ऐसी स्थिति में वो जमानत देने से इनकार करते हैं और अपना पीछा छुड़ा लेते हैं व्यक्ति को जमानत न दे करके। न्यायालय करना चाहता है, न्यायालय काम करना चाहता है, लेकिन हम बेईमान हैं। हम ये देखते हैं किस तरीके से मामला मजबूत बने। अगर सत्य घटना, सीधी सीधी घटना लिखाई जाए, तब उसमें संभावना बचने की हो सकती है, क्योंकि जो जेन्युइन बातें हैं, जो सही बातें हैं, वो ठीक तरीके से आएंगी, मिलावट नहीं होगी। लेकिन जब मिलावट करके कानून के पेच कस दिए जाएंगे, तो बचना मुश्किल हो जाएगा और अदालतें भी ऐसे मामले में जमानत देने से इनकार कर देती हैं और वो अपना पीछा छुड़ा लेती हैं। ये जुडिशियल ट्रेनिंग का पार्ट है। जुडिशियल ट्रेनिंग में ऐसा समझाया जाता है कि आप बचिए, लेकिन वर्तमान समय में बचने की नहीं, न्याय देने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि न्याय नहीं दिया जा रहा है, नौकरी की जा रही है। आम जनता ये चाहती है कि न्याय हो, लेकिन न्याय जब होगा जब आम जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। यानी इस विशेषज्ञ की भूमिका, जब एफआईआर का मसौदा तैयार हो रहा है और यह विशेषज्ञ की भूमिका पूरी हो जाती है, विशेषज्ञ अपनी भूमिका निभाता है, तब अन्याय होता है। इस अन्याय से बचने के लिए इस विशेषज्ञ को दूर करना होगा, और अगर ये विशेषज्ञ दूर हो जाए, तब झूठे मामलों की कमी
भी दूर हो जाएगी, यानी झूठे मामले कम आएंगे। इन विशेषज्ञों ने न्याय व्यवस्था में, न्याय होने में अपनी खास भूमिका निभाई है। क्या एफआईआर अनुचित लाभ के लिए होती हैं? यदि देखा जाए तो एफआईआर हथियार के रूप में प्रयोग हो रही है। कोई भी एफआईआर, हम इस तरह बेईमान हो चुके हैं कि ईमानदारी के साथ कोई एफआईआर कराना नहीं चाहती है। इसीलिए शक की दृष्टि से देखा जाता है और न्यायालय को बहुत ज्यादा जुडिशियल माइंड अप्लाई करना पड़ता है और कई बार न्यायालय भी गलत निर्णय ले लेती है। एफआईआर दुश्मनी के रूप में, रंजिश निकालने के लिए या कोई अनुचित लाभ लेने के लिए ऐसी वादी की मंशा होती है जो अपने आप को पीड़ित बताता है। हम ये कहें कि एफआईआर वर्तमान समय में ईमानदारी के साथ नहीं कराई जा रही हैं, अनुचित लाभ के लिए कराई जा रही हैं। ऐसे समय में बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को झूठे अपराध में फंसाया जाना और विशेषकर बलात्कार जैसे मामलों में फंसाया जाना बहुत आसान है। ऐसी स्थिति में हमें नैतिकता के साथ, आम जनमानस को भी नैतिकता के साथ सही मामले को लेकर आना चाहिए जो दिख नहीं रहा है। क्या एफआईआर की सत्यता दिखती है? बिल्कुल। आप, अदालत, वकील और जो लोग इस प्रकरण से यानी कचहरी से जुड़े हैं वो देखने के बाद महसूस कर सकते हैं कि एफआईआर सत्य है या असत्य है। वो स्वयं में बोलती है। जब सत्य एफआईआर होगी तो उसकी भाषा, उसकी लिखावट और उसका लिखने का तरीका पृथक होगा। असत्य एफआईआर होगी तो वो जिस तरीके से सुविचारित, सुसलाह, पूर्ण सलाह के साथ लिखी जाएगी वो दिखेगी। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि एफआईआर सत्य है या असत्य है। लेकिन अदालतों की मजबूरी है, जो मसौदा मटेरियल आया है उस मटेरियल के अनुरूप, उस फैक्ट्स के अनुरूप, उन शब्दों के अनुरूप निर्णय देना है। इसलिए अदालतें पल्ला झाड़ने का काम करती हैं। ये दिक्कत है। लोग कहते हैं न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय मिलने में इसीलिए देरी हो रही है। और न्याय क्या अन्याय होता है, जब सही न्याय नहीं होता है तब वो फिर पीछा छुड़ाया जाता है। कोई भी एफआईआर अगर सत्य तो छोटी और सही और अनावश्यक बातों को रहित होगी। ये जो बातें मैंने आपके सामने कही हैं, ये मेरी राय नहीं है, ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदरणीय जज महोदय द्वारा विवेक कुमार मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश की मिसलेनियस एप्लीकेशन में बातें, ये तथ्य, ये राय रखी गई है। इस मामले में चूंकि एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने का मामला दर्ज कराया और चूंकि लड़की 1 साल से प्रेम संबंधों में थी और उसके बाद वो विभिन्न जगहों पे मुगलसराय, लखनऊ, दिल्ली आरोपी के साथ घूमी। उसका यह आरोप था कि मुझे घुमाता रहा, बलात्कार करता रहा। लेकिन 164 के बयान में उसने एफआईआर को सपोर्ट नहीं किया। यह कहा कि शादी का झांसा देकर के बलात्कार किया। लेकिन आरोपी ने शादी कर ली थी और जब आरोपी ने शादी कर ली थी तो झांसा नहीं हुआ।
प्रथम दृष्टया ही सारा मामला झूठ नजर आया और ये लगा कि ये दुर्भावना से एफआईआर कराई गई है। उस लड़की ने पूरे मामले को 164 में बदल दिया। सारी हकीकत, पूरा मामला झूठ दिख रहा था। न्यायालय ने बड़ी पीड़ा के साथ ये जो बातें मैंने कही हैं वो बातें अपने निर्णय में कही। ये मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी थाना सारनाथ का है। चूंकि अक्सर करके लड़कियां कुछ समय तक साथ रहती हैं और मर्जी से भागती हैं, लेकिन लड़के को पिसना पड़ता है और लड़के को जेल काटनी पड़ती है। और विशेषकर जब पॉक्सो जैसे एक्ट के अंतर्गत मामला हो, बलात्कार का मामला हो, तो सरसरी तौर पर एफआईआर देखी जाती है और उनकी फाइल फेंक दी जाती है। निर्णय नहीं होता है, न्याय नहीं होता है, अन्याय होता है। ऐसे तथ्य इस बेल एप्लीकेशन के आदेश में किए गए। इस तरीके से मैंने इस निर्णय को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य लिखें और मुझे सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।